हेलो एवरीवन। सो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन पर। गाइस, मैं निरंजन, आपका अपना स्पेशल एजुकेटर। गाइस, आज हम एक इंटरव्यू लेकर के आए जिसके अंदर हमारे साथ मिसेस समीक्षा बाली है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। इनका खुद का सेंटर है मन अच्छा करके, जहाँ पे ये पेरेंट्स को अच्छी तरह काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन एज के अंदर बच्चे को किन किन थेरेपी की ज़रूरत होती है, क्या क्या बच्चे को नीड होती है, वो सारी पेरेंट्स को अच्छी तरह गाइड करते हैं। और गाइस, ये बच्चों के साथ काम क्या करना है, पेरेंट्स को घर के अंदर क्या करवाना है, ओटी सेंटर में जाकर क्या करवाना है, ये सब पेरेंट्स को अच्छी तरह बता पाते हैं। तो आइए हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो हेलो मैम। हाय, थैंक यू। मैम, जैसे कि आपको पता है कि ऑटिज़म एक इतना बड़ा डिसऑर्डर है और ये धीरे धीरे ऐसा फैलता जा रहा है, तो इसको हम रोकने करने के लिए आपके हिसाब से क्या चीज़ होनी चाहिए बेस्ट? देखिए, ऑटिज़म जैसे कि अभी हमें पता है कि रिसेंट जितनी भी स्टडीज़ हैं, अभी तक कुछ भी ऐसा प्रूवन कॉज नहीं आया है कि इसकी वजह से ऑटिज़म कॉज होता है। लेकिन येस, अगर हम टाइमली इस पे इंटरवेंशन पे काम स्टार्ट कर दें तो हम इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और बच्चे को मेन स्ट्रीम करने में ईजिली बच्चा मेन स्कूलिंग में अडेप्ट हो सकता है। सो हम ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। तो मेनली ऑटिज़म के अंदर होता क्या क्या है, यानी कि ऑटिज़म एक है क्या है? सो बेसिकली क्या होता है ऑटिज़म में, अगर हम मेजर साइंस की बात करें, सो पहला साइन, सबसे बड़ा साइन ये होगा कि बच्चा आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा। अगर बहुत थोड़ा बहुत आप आई कांटेक्ट देख भी रहे हैं तो बच्चा अपनी आपको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, पूरी अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएगा आपसे, अपनी बेसिक नीड्स आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। और उसके अलावा बहुत सारे रिपीटेटिव बिहेवियर्स हम देखते हैं ऑटिज़म के बच्चों में। जैसे कि अगर आपने भी बच्चों के साथ काम किया तो आपने देखा होगा कुछ टाइप के रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे हैंड फ्लैपिंग हो गया एंड टोज़ पे वॉक करना हो गया। इस तरह के कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली ऑटिज़म के केसेस में हम नोट करते हैं। तो हम जैसे नॉर्मल बच्चों के अगर कंपेयर करें तो इन बच्चों को किस तरह से हम पहचान सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन एज के अंदर? रेड फ्लैग साइंस, जैसे कि अगर आपने बोला, अगर हमें ये साइंस कैसे नोटिस करने हैं, तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एज़ कम्पेयर टू बाकी बच्चे अपनी बातें कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहा है, एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, कि जैसे अगर 2.5 साल का बच्चा है, अगर वो मम्मा पापा को आइडेंटिफाई करना चाहिए मगर आपका बच्चा मम्मा पापा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ना ही आपको अच्छे से सोशल स्माइल दे रहा है, आई कांटेक्ट दे रहा है, अगर ये वाले साइंस आपको अपने बच्चे में आप नोटिस कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स ये एक रेड फ्लैग साइन है एंड यू शुड कंसल्ट अ थेरेपिस्ट। इसके अंदर हम बच्चों को स्टडी वगैरह का जो एक पार्ट आता है, जो मेनली वैसे तो नॉर्मल बच्चों को स्टडी करानी बहुत ज़रूरी होती है, बट इनके अंदर क्या है कि स्टडी का एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इनको स्टडी वगैरह नहीं करवा पाते। तो उसको हम किस तरीके से करवा सकते हैं? मेनली इसमें यूज़ करते हैं कि रेनफोर्समेंट। तो हम रेनफोर्समेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि व्हाट इज़ यू मीन बाय रेनफोर्समेंट? यस, सो सबसे बड़ा क्वेश्चन, जैसे आपने बोला रीइंफोर्समेंट क्या होता है, तो मैं पेरेंट्स को जब समझाती हूँ तो रीइंफोर्समेंट क्या रहता है कि जैसे आपके लिए रिवॉर्ड सिस्टम है, सैलरी, जैसे हम एडल्ट्स काम करते हैं तो उनको सैलरी के लिए काम करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि छोटे बच्चों से जब हम काम करवा रहे हैं तो बिना रिवॉर्ड सिस्टम के या बिना सैलरी के हम उनसे काम करवाएंगे। तो हम रीइंफोर्समेंट को एज अ सैलरी यूज़ करते हैं कि बच्चा काम करेगा तो उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। सो वो रीइंफोर्समेंट एक तरह से उसके लिए मोटिवेशन होता है किसी भी टाइप का, चाहे आप किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं। ऑटिज़म में अगर आप काम कर रहे हैं तो रीइंफोर्समेंट एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसमें टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? राइट, सो रीइंफोर्समेंट में जैसे टैंजिबल आइटम्स होते हैं, एडिबल आइटम्स होते हैं। बच्चों के आपने देखा होगा कुछ खाने की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, जैसे घर में आपने किशमिश देख लिया, चॉकलेट का छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए, चिप्स के छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए। अब इसमें ये तो हो गए एडिबल। फिर होते हैं टॉयज़, हो गए बच्चे के, जो भी घर में टॉयज़ पड़े हैं उसमें ऑटिज़म में आप देखेंगे बच्चों को कुछ वियर्ड सी चीज़ें, कुछ अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपकी क्रीम का बॉटल का जो ढक्कन है, बच्चे उसे स्पिन करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, ये वाले बच्चे स्पेसिफिकली, तो ये उनका रीइंफोर्सर है। तो उनको आप कैजुअली ये चीज़ नहीं दीजिए, या आप उनको एक रीइंफोर्सर जो आप बॉक्स बना रहे हैं, जो आप लिस्ट बना रहे हैं, उसमें आप ऐड कर लीजिए ऐसी जो भी चीज़ें जो आपको लगता है आपके बच्चे फैसिनेट हो रहे हैं देख के। सो ये टॉयज़ और एडिबल के अलावा एक टाइप का रीइंफोर्सर और होता है सोशल रीइंफोर्सर।
सोशल रीइंफोर्सर रहता है जैसे गुड जॉब, हाई फाइव, एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। कई बच्चों को सिर्फ स्माइल करना या किस करना या हग करना या फिर ऐसे प्रेस करना, ये सारी चीज़ें पसंद आती है। तो दिस ऑल कम्स इन सोशल रीइंफोर्सर। तो ये बच्चों की स्किल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि बच्चों को Absolutely. क्या पसंद आ रहा है। रीइंफोर्समेंट असेसमेंट एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। जब भी आप थेरेपी बिगिन कर रहे हैं उससे पहले मैं कम से कम 3 से 4 सेशंस लेती हूँ रीइंफोर्सर्स असेस करने के लिए कि बच्चों में, इस स्पेसिफिक बच्चे में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर ये लिस्ट ऑफ रीइंफोर्सर्स एक बच्चे पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं तो यही लिस्ट ऑफ रीइंफोर्सर्स एक दूसरे बच्चे पे भी जाएंगे। तो वो पूरा असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे को कौन से रीइंफोर्सर्स पसंद आ रहे हैं। इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट है, अगर हम बच्चे को देते हैं, जैसे आपने बताया कि कोई क्रीम की डिब्बी वगैरह देते हैं, उससे बच्चे के बिहेवियर भी तो कई बार बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे को क्या लगता है कि हमें काम नहीं करना, बस हमको चीज़ मिल जाए। तो उस चीज़ को कैसे बचा सकते हैं? सो देखिए, एक स्केड्यूल होता है रीइंफोर्सर का। जैसे हमने रीइंफोर्सर बच्चे को देना है, इसका एक स्पेसिफिक स्केड्यूल होता है कि जैसे मान लीजिए जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं हमेशा बिगिनिंग में इजी एक्टिविटीज़ रखते हैं। हम इजी एक्टिविटीज़ को बेसिक बनाकर उसके बाद उसको रीइंफोर्स करते हैं। जैसे सिंपल, अगर मैंने बच्चे से बोला चलो टच योर हेड या फिर हैंड्स अप, उसने हैंड्स अप कर लिए, सो मैं उसको एक छोटा सा रीइंफोर्सर दे दूँगी। हाँ, इमिटेशन स्किल, जैसे हम अगर उस पर काम कर रहे हैं तो इमिटेशन स्किल में अगर उसने अचीव किया तो मैंने उसको इमीडिएट रीइंफोर्सर दे दिया। पहली चीज़, रीइंफोर्सर हमेशा इमीडिएट रहना चाहिए, डिलेड नहीं होना चाहिए कि अभी आज, हाँ अभी बच्चे ने अच्छी चीज़ की चलो मैं घर जाके दूंगी, वो नहीं, इन बच्चों के साथ वो काम नहीं करता। सो इट हैज़ टू बी इमीडिएट, क्विक एंड मेक श्योर कि इतना अमाउंट दे रहे हैं। जैसे आपने बोला कि बॉटल के कैप को, हो सकता है उनका वो बिहेवियर इंक्रीज हो जाए कि वो घुमाते जा रहे हैं, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर मैं कैप दे रही हूँ सो वो 3 सेकेंड्स या 4 सेकेंड्स के लिए बच्चे को कैप दिया, उसने स्पिनिंग की, मैंने वहीं स्टॉप किया और मैंने वापस ले लिया। एंड नाउ दिस रीइंफोर्सर वुड नॉट रिपीट, ये हम रिपीट नहीं करेंगे उस सेशन में। सो आई विल बी चेंजिंग द रीइंफोर्सर ताकि हाँ चेंज करते रहना होगा। अगर मैं बैठ रही हूँ सेशन ले रही हूँ तो मुझे कम से कम मेरे पास 15 से 20 रीइंफोर्सर्स होने चाहिए ताकि उस बच्चे को इसकी आदत ना पड़ जाए कि बस यही स्पिन करना। हाँ हाँ, इसके अंदर स्पेसिफिक ये भी तो होता है कि बच्चे को चीज़ ही सिर्फ वही पसंद आती है। जैसे आपको पता है कि ऑटिज्म के अंदर चेंजेस पसंद नहीं आते हैं। तो कुछ बच्चे, जैसे मैं भी जैसे कई बार यूज़ करता हूँ कोई रेनफोर्स, लेकिन उनको सिर्फ चाहिए वही कि या तो मुझे सिर्फ ये चिप्स ही खानी, चिप्स के अलावा मुझे फ्रूटी नहीं पीनी, या मुझे कुछ और मखाने वगैरह टाइप का अगर देते हैं तो वो भी उनको बस खाली मुझे चिप्स। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी, उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अब मुझे पता है कि कई बार पेरेंट्स की डिमांड ये होती है कि नहीं सर हमारा बच्चा ये चीज़ नहीं खाता, तो कोशिश ये है कि हमारा बच्चा, अगर हम रेनफोर्समेंट अगर ट्राई करें तो ये नहीं कि बस इसी चीज़ के पर अटका रहे, हम चाहते हैं कि बच्चा कुछ और भी चीज़ खाए। देखिए, रीइंफोर्समेंट आपको समझना है कि वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है। रीइंफोर्समेंट बच्चे को लालच दे रहे हैं, तो उसमें हम अपनी पसंद की चीज़ें नहीं रख सकते। हम सिर्फ रख सकते हैं जो आपके बच्चे को पसंद आ रहा है ना। हम उससे वो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं जो हमारा गोल है। तो अगर मेरा गोल पूरा हो रहा है तो मेरे को बच्चे को ये अमाउंट ऑफ चॉकलेट देने में पूरे दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरा बच्चा मेरी बात मान रहा है और वो सारे गोल्स पूरे कर पा रहा है तो मैं उसको वो चीज़ देने में मुझे कोई इशू नहीं होना चाहिए। अनदर थिंग, जैसे आपने बोला कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको स्पेसिफिकली हो सकता है सिर्फ स्पिनिंग ही पसंद है, तो मुझे ये पता है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा हाई, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीइंफोर्सर है, तो मैं इसको बार बार यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं ऐसे में क्या करती हूँ, रीइंफोर्सर हमेशा सामने पड़ा होगा और मैं जहाँ पे एक एक्टिविटी पूरा होने पर वो रीइंफोर्सर दूंगी, तो मैं अभी क्या करूँगी कि मैं सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ख़त्म होने पर उसको वो दूंगी, पर उसको ये पता है कि ये चीज़ सामने रखी है और मुझे ये मिलने वाली है। तो ये हाई एंड जो रीइंफोर्सर होता है ये और ज़्यादा पावरफुल तरीके से उस बच्चे के लिए काम करेगा। बट ऐसे में मैं फिर यही कहूँगी कि सिर्फ स्पिनिंग या वो एक आइटम ऐसा नहीं है कि वही एक रीइंफोर्सर होगा। बहुत चीज़ें होती हैं, आप ट्राई करिए। कभी कभी बच्चों को ब्लो करना बहुत पसंद होता है कि जैसे आपने उनके फेस पे ब्लो कर दिया, उनको वो पसंद आ रहा है। कईयों को वो रोलर पसंद आता है कि आप उनकी स्टाइलिश हो गया, है ना। तो ये सारे रीइंफोर्सर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे एंड ऑफ कोर्स वो एक दिन में लिस्ट नहीं रेडी होगी, तभी मैं बोलती हूँ कि इट टेक्स टाइम। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ टू फेड अवे रीइंफोर्समेंट। राइट, सो फेड अवे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सिर्फ लालच पे काम करना स्टार्ट करे और लाइफ टाइम डिपेंडेंसी बन जाए कि जब उसको रीइंफोर्सर मिलेगा वो तभी काम करेगा। सो ऑफ कोर्स इनिशियली मैं ये जो हम रीइंफोर्सर यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि बच्चा, एक तो हमारे साथ रैपो बिल्डिंग अच्छी हो,
उसको ये पैटर्न समझ में आ जाए कि मैं कोई चीज़ ख़त्म करता हूँ तो मुझे कुछ मिलता है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जो हमारे टैंजिबल और एडिबल रीइंफोर्सर्स हैं उसको सब्स्टिट्यूट करने लग जाते हैं सोशल रीइंफोर्सर्स से। जैसे कि अगर उसको ये समझ में आ रहा है कि मुझे हर बार कुछ खाने को मिल रहा है, तो मैं खाने के साथ साथ उसको आई कांटेक्ट देती हूँ, स्माइल करती हूँ, तो उसको ये समझ में आ रहा है दिस इज़ समथिंग जो पेयर अप हो रही है। अब धीरे धीरे मैं ये जो खाने की चीज़ दे रही हूँ उसको फेड अवे कर देती हूँ, एंड देन वो स्माइल एंड वो हाई फाइव बिकम्स अ रीइंफोर्सर फॉर द चाइल्ड। तो जब वो सोशल रीइंफोर्सर पे आ जाता है, और जैसे कि मैंने बोला एक स्केड्यूल बनाते हैं, हम सेट करते हैं कि एक पूरी एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद या ये 5 सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के बाद आपको रीइंफोर्सर मिलेगा। धीरे धीरे हम वो रीइंफोर्समेंट का स्केड्यूल भी बढ़ाते जाते हैं कि देयर विल कम अ टाइम जहाँ पे आपको लगेगा कि ठीक है अब ये 5 एक्टिविटी नहीं, अब मैं पूरे सेशन के बाद इसको रीइंफोर्सर दूंगा कि चलो ठीक है अब आप ट्रैम्पोलिन पे जंप कर सकते हो, दिस इज़ अ रीइंफोर्सर फॉर यू। और ये एक्टिविटी के बाद में, सेशन के बाद में ही आपको मिलता है। तो बच्चा उस पॉइंट पे भी आता है कि पूरी एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसको वो एंड वाला रीइंफोर्सर दिख रहा है। तो मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू कैटेगरीज देम, इसमें कैटेगरी क्या क्या हो सकती है? रीइंफोर्सर की कैटेगरीज जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिबल रीइंफोर्सर्स भी होते हैं, टैंजिबल होते हैं, टॉयज़ हो गए, सोशल रीइंफोर्सर्स हो गए, ये अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। इनके अलावा आप और एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे कि टेक्टाइल रीइंफोर्सर। ऑटिज़म के कुछ बच्चों में अगर आपको लगता है हाइपर सेंसिटिव या हाइपो सेंसिटिव बच्चे हैं, सो उस केसेस में आप टेक्टाइल रीइंफोर्सर्स एज़ पर देयर स्केड्यूल भी आप बना सकते हैं। तो ये ऑफ कोर्स डिफरेंट, ये आपके जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके जो भी थेरेपिस्ट होते हैं वो बेटर आपको गाइड कर पाएंगे कि किस टाइप के रीइंफोर्सर आपके बच्चे पे ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि एडिबल कुछ बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है, बट कई बच्चे होते हैं जिनको खाने की चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता। कई बच्चे होते हैं जिनको क्रंची चीज़ों से बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि वेफर्स हो गए, हाँ चॉकलेट ही नहीं अच्छा लगता बट क्रंची अच्छी लगता है। तो ऐसे ही आपको अपने थेरेपिस्ट के साथ मिलके कंबाइन होके आपको वो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि जो जिसमें आपके बच्चे, हाँ राइट। डू वी ओनली यूज टॉयज एंड रेनफोर्समेंट? तो नाउ ओनली जो टॉयज है तो उनको ही लेकर के, उसके अलावा फिर और क्या क्या चीज़? हाँ, ये बहुत सारे पेरेंट्स एक्चुअली ये कंप्लेन कि टॉयज़ के अंदर भी क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि टॉयज़ क्या, एक तो आपको एक सब टॉयज़ वगैरह हो सकते हैं, ये दूसरे जो प्लास्टिक के टॉय वगैरह, तो किस चीज़ के अंदर? राइट। सो ये बहुत सारे पेरेंट्स एक्चुअली आते भी हैं ये बोलकर कि हमारे पास घर में इतने टॉयज़ नहीं हैं और रीइंफोर्सर्स ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास। क्योंकि जनरली बच्चा अगर एबिकस यूज़ कर रहा है या बच्चा हमारे उन टॉयज़ से अगर है भी तो उनसे बोर हो चुका है। वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपके रीइंफोर्सर्स हैं ना, आप उन रीइंफोर्सर्स को एक बॉक्स में डालिए, उनको कैजुअली वो बच्चा ना यूज़ करे। पहली चीज़ ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ईजी अवेलेबिलिटी आपके रीइंफोर्सर्स की नहीं होनी चाहिए कि जो रीइंफोर्सर्स का बॉक्स आप थेरेपी में लेके बैठने वाले हैं, हाँ वही आप नॉर्मली एज अ टॉय यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में बोर हो ही जाएगा बच्चा। सो मेक श्योर आपका एक बॉक्स अच्छे से प्रिपेयर्ड रहे जिसमें आपके टेक्टाइल रीइंफोर्सर्स और आपके टॉयज़ डल रहे हैं, जो बच्चा आप जब थेरेपी करा रहे हैं दिन में तो वो 1 घंटा 2 घंटा ही यूज़ कर रहा है, बाद में नहीं करे। सो ऑफ कोर्स वो एक तो ड्यूरेशन आपकी बढ़ेगी। अनदर थिंग इज़ कि स्टार्ट नोटिसिंग, अगर आपका बच्चा आपको लगता है घर में स्ट्रॉ से खेल रहा है या अगर उसको आटे से खेलने में मज़ा आ रहा है, या वो कभी कभी आपने देखा होगा पेपर के अगर आप टीयर करके रखें, क्रम्बल करके रखें और उसको ब्लो करें तो उसको उसमें मज़ा आता है। तो अगर आपको लगता है वो चीज़ें उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, या बॉटल में, मैं बोलती हूँ कभी कभी कुछ बच्चों को पसंद आता है कि आप बहुत सारे वो पॉम बॉल्स डाल दीजिए या थर्मोकॉल बॉल्स डाल के ऊपर से ब्लो करिए, तो कई बच्चों को वो देखने में मज़ा आता है। अगर आपको लगता है कि इस तरह के रीइंफोर्सर्स जो आप घर में बना सकते हैं, ऑफ कोर्स वो आपको अपने थेरेपिस्ट से ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो इस तरह के रीइंफोर्सर्स जो घर में इनोवेटिवली आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं, उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करिए और अपने बच्चे को इन्वॉल्व करके। इसके अंदर अर्ली इंटरवेंशन जो एज है बच्चों की, उसमें जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो उनको आप किस तरह से बता पाओगे कि हमको इस तरह से यूज़ करना है इन टॉयज़ को या इन रेनफोर्समेंट को एज अ थेरेपिस्ट के साथ? क्योंकि क्या है कि जनरली जब थेरेपिस्ट वर्क कर रहा है बच्चे के साथ तो ठीक है, उन्होंने जब तक एक्टिविटी हुई थेरेपिस्ट ने यूज़ करा, चाहे वो एजुकेटर है, चाहे वो ओटी है, चाहे कोई भी, बट उसके बाद जाने के बाद एज अ होम सेशन के अंदर बच्चों की जिद हो जाती है कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, तो बच्चा काफ़ी बार क्रैंकरी हो जाता है, काफ़ी इतना इतना रोना करना शुरू होता है, उसको पेरेंट्स को देना पड़ता है। उस चीज़ से पेरेंट्स कैसे बचेंगे, क्योंकि ये बिहेवियर बहुत बड़ा बढ़ जाता है।
यूजली देखा जाता है ये कि जो भी रेनफोर्समेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे जाने के बाद बच्चा पेरेंट्स से जिद करके लेगा, फिर चाहे वो रोके ले, फिर चाहे वो कितने भी हाइपर होके, बट उसको वो चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ के लिए पेरेंट्स बचेगा। जैसे आपने बोला कि वो सेशन में उतना मिसबिहेव नहीं करता पर घर में करता है, तो देयर इज़ अ वेरी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स भी पूछते हैं कि जितना वो वेल बिहेव्ड यहाँ पर है, सेशन में है, वो घर में ऐसा नहीं होता और वो बहुत क्रैंकी होता है, रोकर अपनी बात मनवा लेता है। सो यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस, जो आपने खुद बोला है कि बच्चे को उस सेटिंग में समझ में आता है कि ये जो सामने जो बंदा बैठा है या जो थेरेपिस्ट है वो मुझे ज़िद पे रीइंफोर्सर नहीं दे रहा है, लेकिन घर में वो एक पैटर्न डेवलप कर चुका है कि रोने पर मुझे चीज़ें मिल जाती हैं। तो उस पैटर्न को अगर आप नहीं तोड़ेंगे घर पे, चाहे वो कहीं पे भी है, अगर आप ये समझिए अगर यही बच्चा स्कूल में या वो सेशन में अच्छे से बिहेव कर पा रहा है और घर पे नहीं कर पा रहा, सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द एनवायरनमेंट जो आपने घर में क्रिएट किया हुआ है। तो वहाँ पैटर्न पे काम करने की ज़रूरत है। चाहे आप रीइंफोर्सर यूज़ करने की बात करें या वो कोई भी बिहेवियर, फिर तो वो हर टाइप के बिहेवियर को आप मैनेज करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बिहेवियर मैनेजमेंट में कि जो आपको लगता है पॉजिटिव बिहेवियर है या वांटेड बिहेवियर है, उसको अप्रिशिएट करिए कि जैसे आपका बच्चा रोना बंद हो गया है, तब जाके उसको प्यार करिए। जब वो रो रहा है उस टाइम पे उसको प्यार नहीं करिए, बिकॉज उस टाइम पे वो अटेंशन सीख करने के लिए ही वो बिहेवियर दिखा रहा है। बट देन अगेन ऑटिज़म के बच्चों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो मेल्ट डाउन ना हो, मेल्ट डाउन का केस नहीं होना चाहिए। इफ़ यू फील कि दैट इज़ अ बिहेवियर टैंट्रम, तब ऑफ कोर्स आप जाइए और जाकर उस टाइम पे वही चीज़ें फॉलो करिए जो हम नॉर्मली एक बिहेवियर अडेप्टेशन प्रोग्राम में जनरली पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप अपने थेरेपिस्ट से पूछिए कि क्या चीज़ें घर में करनी हैं, किस तरह से किस बिहेवियर पे ध्यान देना है, किसको इग्नोर करना है, क्या रीइंफोर्समेंट यूज़ करने हैं। तो बिहेवियर मैनेजमेंट आपको साथ साथ, इसीलिए ऑफ कोर्स हम बोलते हैं कि कॉग्निटिव थेरेपी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम योर अदर थेरेपीज़, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, स्पेशल एजुकेशन हो गया। इसीलिए बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए कॉग्निटिव थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें स्क्रीन टाइम का क्या रोल है? स्क्रीन टाइम, एक्सेलेंट क्वेश्चन। स्क्रीन टाइम वैसे कोई प्रॉपर इसलिए अधिकतर दिख रहा था कि ऑटिज्म के अंदर बच्चों को स्क्रीन टाइम की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस रहती है कि उनको स्क्रीन टाइम चाहिए। कई बार बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स है जो फादर भी वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, बट जो पीछे बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के पास रुक रहे हैं पूरा दिन। स्कूल इस टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं, जैसे आपको पता चल रहा है ये जो टाइम है इस टाइम पे स्कूल नहीं जा रहे बच्चे। घर पर चाहे कोई एजुकेटर आ रहा है, चाहे कोई थेरेपिस्ट आ रहा है, वो अपना 1 घंटा उसने वर्क कर लिया, 2 घंटा काम कर गया, उसके बाद बच्चा पूरा दिन फ्री है। क्यों? क्योंकि मदर फादर पूरा दिन घर पर नहीं है, तो उसको स्क्रीन टाइम की नीड पड़ चुकी है। तो उससे वो कैसे छुड़ा जाएगा? देखिए ऑटिज़म में सबसे बड़ा, जैसे हमने बात की कि सबसे मेन जो फीचर होता है वो सोशल कम्युनिकेशन एंड आई कांटेक्ट का ना होना होता है। वो वैसे ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। अगर हम वो ज़्यादा ही ड्वेल होता जाएगा, स्क्रीन में ही घुसता जाएगा, तो वो सोशल कम्युनिकेशन पे आप जितना भी थेरेपी में आप काम कर लें वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो स्क्रीन टाइम, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे हमने बोला कि आज के टाइम में हम उसको एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, हम ये नहीं सोच सकते, बट ऑफ कोर्स देयर हैव बीन स्टडीज़ जिन्होंने दिखाया है कि कितना ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है ये डेवलपमेंट पे, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, चाहे वो बच्चे की हो या आप एडल्ट में बात करें, डीजनरेशन ऑफ सेल्स नहीं अच्छे से डेवलप हो पाता। तो ये तो स्टडीज़ ने भी बताया है कि कितना ज़्यादा नुकसान है स्क्रीन। चाहे वो टीवी स्क्रीन पे राइम देखना हो जाए, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम एडुकेटिव चीज़ें ही चला के देते हैं, तो चाहे आप वो राइम्स चला के दे रहे हैं टीवी में या आप स्क्रीन पे उनको कॉग्निटिव गेम्स चला के दे रहे हैं, इट इज़ इक्वली हार्मफुल। सो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आपका बच्चा इतना ज़्यादा घुस चुका है कि इमिडिएटली स्क्रीन नहीं हटा सकते, तो उसको टाइम करना, मॉनिटर करना आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अगर आपका बच्चा 6 घंटा स्क्रीन पे लगता था, तो अभी उसमें ब्रेक एक थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्या 1 घंटा यूज़ किया, अभी उसके बाद फिर ब्रेक है, फिर शाम को थोड़ी देर मिलेगा एंड देन डन, पूरा दिन नहीं मिलेगा। धीरे धीरे आप स्क्रीन टाइम को कम करिए, और जो टाइम पे वो स्क्रीन नहीं यूज़ कर रहा है उस टाइम पे इक्वली इंटरेस्टिंग चीज़ें उसको दिखानी स्टार्ट करिए। इंटरेस्टिंग जैसे कि हम पार्क में ले गए खेलने के लिए, या घर में किसी के साथ वो इन्वॉल्व हो रहा है, थेरापुट्टी यूज़ करके आप उससे कुछ बनवा रहे हैं, सेंसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें से आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ताकि उसको स्क्रीन छोड़ के ये ना लगे कि मैं कुछ बहुत मेजर मिस कर रहा हूँ। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है कि इसमें जो स्लम एरिया के अंदर जो फैमिली होती है, चाहे बिल्कुल लो क्लास से बोल, उनके पास इतनी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो उनके पास लगता है कि हमारे पास एक छोटा सा फ़ोन है, अगर बच्चा फ़ोन लेकर खुश है
तो वो उनको कैसे यानी कि कर सकते हैं? यानी कि कहने मतलब ये है कि वो थेरेपी वगैरह ऐसे कोई टॉय से वो नहीं ला सकते एवरीडे या मंथ्स में, क्योंकि उनकी इतनी तो इनकम नहीं होती है उतना कि आपको पता है कि इन बच्चों का जो ट्रीटमेंट है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उनके लिए कैसे यानी कि उन बच्चों को कैसे बेनिफिट हो सकते हैं? ऑफ कोर्स देखिए, पहली चीज़ तो ये नहीं सोचिए कि थेरेपी आपके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि हंस फाउंडेशन हो गई, इस तरह से बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो स्पॉन्सर कर रही हैं बच्चों को। और ऑफ कोर्स आपको अगर फिर भी अगर लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स आपकी रीच में नहीं हैं, थेरेपी आप नहीं अटेन कर पा रहे हैं, सो ऑफ कोर्स जैसे कि हमने बोला है, हमारे चैनल्स जैसे आपका चैनल है, हमारे भी पेज पे हम ऐसी चीज़ें डालते रहते हैं कि आपको एक्सपेंसिव टॉयज़ ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि घर में ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एंड जैसे कि हमने बोला है इनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। सो अगर आपने बोला स्लम एरिया की अगर हम बात करें, सो ऑफ कोर्स मिट्टी में खेलने से, या फिर मेजर जो इन बच्चों को चाहिए होता है वो ये चाहिए होता है कि समबडी इज़ देयर जो वहाँ पे उनके साथ है और उनकी एक्टिविटीज़ को गाइड कर पा रहा है। सो आप अगर फ्री एक्टिविटीज़ या जो फ्री सेशंस होते हैं इनमें जाकर आप समझिए, और इस तरह की अगर आप एक्टिविटीज़ को खुद समझ पाएँ और बच्चे के साथ स्टार्ट कर पाएँ, सो आपको वो टॉयज़ से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो उतना एक्सपेंसिव टॉयज़ की तरफ नहीं जाना, बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए आप घर में भी थेरेपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है मैम? सो बेसिकली अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि 3 इयर्स के बाद, पहली चीज़ जब भी ऑटिज़म का डायग्नोसिस हो रहा है वो 3 इयर्स के बाद ही होता है। उससे पहले डायग्नोज नहीं करते, लेकिन हम थेरेपी इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि थेरेपी इंटरवेंशन मतलब हम थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। हम डायग्नोज पर्चे पे नहीं लिख के देख सकते कि आपका बच्चे को ऑटिज़म है, लेकिन हम उस पर काम करना हो, यानी कि उसके सिम्टम्स पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जब तक आपका बच्चा स्कूल जाने की एज तक पहुँचे तब तक हम उसके जो मेजर सिम्टम्स होते हैं ऑटिज़म के उनको ऑलरेडी हम दबा चुके हों, और नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे कोप करना है, कैसे स्कूल में परफॉर्म करना है, उतने लेवल तक ला चुके हों। तो ये जितना हम डिले करते हैं, अगर एक बच्चे 2.5 साल के बच्चे या 2 साल के बच्चे पे जो काम हो सकता है, जिस स्पीड पे काम हो सकता है वो बहुत तेज़ी से होता है, मगर यही काम अगर आप 6 साल 7 साल के बच्चे पे काम शुरू करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा स्लो होगा और उतना ही ज़्यादा हमें एफ़र्ट डालने पड़ेंगे उस बच्चे पे काम करने के लिए। तो जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करें, थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं और थेरेपी स्टार्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने बच्चे में रिजल्ट देखेंगे। तो आप यानी कि ये कहना मतलब है आपका कि जो भी काम हो इन बच्चों की जितनी जल्द से जल्दी कर सके उतना ज़्यादा बेटर है, ताकि इन बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो आगे आके इतनी ज़्यादा ना बढ़े। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि एक आपकी कंपनी खुद की मन अच्छा करके, तो आपकी कंपनी क्या है, क्या काम करती है इन बच्चों के लिए? सो मन अच्छा में हम बच्चे और एडल्ट्स और साथ में बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको एम्पावर करने का काम करते हैं। यानी कि हम ये नहीं मानते कि बच्चे सिर्फ आए हैं वो 1 घंटा हम थेरेपी दें और वहाँ काम ख़त्म। हम साथ ही साथ पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आपने घर में किस तरह से थेरेपी को कंटिन्यू करना है और किन किन चीज़ों की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। इसके लिए हम बहुत सारे फ्री वेबिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें हम रोज़ टिप्स वगैरह डालते रहते हैं जो जनरल बच्चों पे भी अप्लाई होती हैं और स्पेशल बच्चों के लिए भी कुछ टिप्स डालते हैं। एंड अनदर दूसरी चीज़ जो हमारा है वो एडल्ट्स के लिए है, जिसमें हम सिमिलर एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। ऑफ कोर्स सेशंस के साथ साथ फ्री वेबिनार स्ट्रेस पे हो गया, मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो गया, जैसे कि ये टॉपिक जो है अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, और अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लैक आ गया है कि कैसे काउंसलर के पास जाया जाए, कब जाया जाए, जाएँ या नहीं जाएँ। इस वजह से हम लोगों ने फ्री वेबिनार स्टार्ट किए हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस होनी स्टार्ट हो। तो हमारी कंपनी का मेजर काम ये है। आपकी कंपनी के अंदर जो वेबिनार है उनसे जोड़ने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? सो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज है मन अच्छा के नाम से, MANNACHHA, मन अच्छा आप टाइप करेंगे। हैशटैग मन अच्छा हम हर पोस्ट में यूज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे। और अगर आप व्हाट्सएप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। अगर आप यूट्यूब पे नीचे आपको लिंक डाल सके तो आप तीनों लिंक ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड थैंक्स टू यू ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके चैनल की वजह से यूट्यूब
के माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स जो रीच नहीं कर पा रहे हैं थेरेपी को, उनको अवेयरनेस मिलती है, उनको एक सही सही गाइडलाइन मिलती है कि हमें अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। एंड ऐसे फ्री पोर्टल्स की बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत है। जैसे कि आपने बोला, हर किसी के लिए अप्रोचेबल नहीं है थेरेपी एंड अफोर्डेबल नहीं है अभी थेरेपी। सो ऑफ कोर्स फ्री प्रोग्राम्स अभी बहुत ज़रूरी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को अवेल कर पाएँ। थैंक यू सो मच। तो गाइस, अभी आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों को रेनफोर्समेंट दे करके बच्चों से हम काम करवा सकते हैं, ये किस तरह से बच्चों से काम करवाया जा सकता है। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और गाइस प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके सामने इसी तरीके से अलग अलग थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करते हुए वीडियोस में आपके सामने लाता रहूँ। सो गाइस, थैंक यू।